हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में जाने से पहले ये जो एक वीडियो है जिसमें हमने प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने लायक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। टोटल हम इसमें करेंगे 60 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, जिसमें हमने प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। एक बार इसे जरूर देखते जाइएगा, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए फटाफट से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब न करके पहला प्रश्न अपन यहाँ देखते हैं कि लिखा है बीट से आप क्या समझते हैं, बीट किसे कहते हैं। तो देखो लिखा है कि विषय विशेष में लेखन का दायित्व सौंपा जाता है, मीडिया की भाषा में इसको बीट कहते हैं। जिस व्यक्ति को जिस विषय क्षेत्र में विशेष जानकारी होती है, जो विषय का विशेषज्ञ होता है, उसे जो है उस विषय में लेखन का जो कार्य सौंपा जाता है, उस मीडिया की भाषा में उस काम को बीट कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई विदेशी मामलों का जानकार है, कोई राजनीतिक क्षेत्र का जानकार है, तो उस जिस व्यक्ति जिस संबंधित विषय का जानकार है, उसी से रिलेटेड उसको जो दायित्व सौंपा जाता है वो मीडिया की भाषा में बीट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न है कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका कब संपूर्ण लगती है, पूर्ण कब लगती है। तो इसमें आप लिखना है कि जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित जानकारी दी जाती है या नियमित जानकारी हो, तब वो जो है समाचार पत्र या पत्रिका पूर्ण समझी जाती है। विभिन्न विषय और विभिन्न क्षेत्र जैसे राजनीति को हो, स्थानीय समाचार भी हो, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, खेल जगत के, अपराध जगत के, व्यापार जगत के, सभी प्रकार के जो उसमें जब विषय का समावेश किया जाता है तो वो एक समाचार पत्र जो है वो पूर्ण माना जाता है, संपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विशेष लेखन के अंतर्गत कौन से लेखन आते हैं। विशेष लेखन के अंतर्गत कौन से लेखन आते हैं। तो देखो विशेष लेखन के अंतर्गत संबंधित विषय या क्षेत्र पर रिपोर्टिंग, फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन इसमें आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम से पहले, मैंने देर रात तक आपके लिए तैयार किए हैं। अगला प्रश्न है खबरें कितने प्रकार की होती है। तो देखो आप लिखेंगे कि खबरें जो है वो राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, अपराध जगत से होती है, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान आदि कई प्रकार की खबरें होती है और ये खबरें समाचार पत्रों में छपती है, प्रिंट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, टोटल 60 प्रश्न है और इसे आप कंप्लीट देख के जाइएगा तो आपके निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इसमें से प्रश्न मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, विशेष लेखन की जरूरत किन क्षेत्रों में अधिक पड़ती है। तो आप लिखेंगे कि तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझाने के लिए विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है। जो तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र होते हैं और उनसे जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उसमें हमें विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, लिखेंगे कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार, यानी कि किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनकी एक निश्चित उम्र के बाद में जो है वो सर्विस लगती है और एक उम्र विशेष तक वो सेवा करते हैं, उसी तरीके से ये भी किसी समाचार पत्र के साथ, किसी समाचार संगठन के साथ जुड़े रहते हैं और दैनिक नौकरी पे जाते हैं और मतलब उन्हें वेतन दिया जाता है। दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार है, तो अंशकालिक पत्रकार जो है आप यहाँ पे लिखेंगे अंशकालिक पत्रकार, ठीक है, अंशकालिक पत्रकार। तो इस अंशकालिक पत्रकार, इनको स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इन्हें स्ट्रिंगर भी कहते हैं। ये किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं, जितने समय के लिए काम करेंगे उतना उनको मानदेय दिया जाएगा, उन्हें वेतन नहीं मिलता है। और नेक्स्ट होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। फ्रीलांसर मतलब कि ये अपनी जहाँ से इनको जो पैसा
मिलता है उस समाचार पत्र के लिए काम करते हैं, तो एक समय में ये कई समाचार पत्रों के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, 6 ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? देखिए जो समाचार लेखन होता है उससे रिलेटेड, पत्रकारिता से रिलेटेड 6 प्रकार के ककार होते हैं और इसमें से एक पहले होते हैं 4 ककार। आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 ककारों में पहले के जो 4 ककार होते हैं, जैसे क्या, कौन, कब और कहाँ, ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि अंतिम 2 ककार कैसे और क्यों, ये पहलू पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं देख रहा था, मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, उल्टा पिरामिड शैली को परिभाषित कीजिए। समाचार लेखन की जो शैली होती है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लेके जाते हैं, तो इसको परिभाषित करना है। आप लिखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक महत्वपूर्ण शैली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं बल्कि सबसे ऊपर आती है, अर्थात पिरामिड को उलट दिया जाता है। सुविधा की दृष्टि से इसे मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है मुखड़ा, जिसे इंग्लिश में इंट्रो कहते हैं, हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। दूसरा भाग जो इसका होता है वो बॉडी होती है और अंत में होता है समापन। उल्टा पिरामिड शैली जो है, आपने पिरामिड देखा होगा, पिरामिड देखिए इस तरीके का होता है। ये तो हो गया पिरामिड, ठीक है ना, ये पिरामिड हो गया। लेकिन उल्टा पिरामिड के शैली का मतलब होता है इस पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। तो ऐसे होता है, ऐसे समाचार होता है ना, इस प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो कि जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है या जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना होती है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। ये जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है, महत्वपूर्ण। उसके बाद में यहाँ पे होती है बॉडी और नेक्स्ट जो होता है वो होता है समापन। तो समापन का इतना कोई विशेष महत्व इसमें नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्रीलांसर किसे कहते हैं? अभी हमने देखा 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। एक तो होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार और तीसरे होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। तो फ्रीलांसर पत्रकार में आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं कि फ्रीलांसर पत्रकार जो होते हैं ये पत्रकार किसी खास अखबार का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता है, मतलब इन्हें नौकरी पे काम नहीं करते हैं। ये किसी अखबार से जुड़ा न रह करके स्वतंत्र रूप से अनेक समाचार पत्रों के लिए लिखता है और अपनी तयशुदा दरों से भुगतान लेता है। मतलब ये अपनी फीस तय कर देते हैं, फिक्स होती है कि भाई इतने रुपए लेंगे, उसके हिसाब से ये अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिख सकते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार से भी सरकार के सूचना विभाग, प्रेस परिषद या एडिटर्स द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वह यत्र तत्र सर्वत्र निर्बाध रूप से जाकर के वांछित सूचना और तथ्य समाचार पत्र हेतु संकलित कर सके। तो ये भी एक प्रकार के पत्रकार होते हैं, लेकिन ये नियमित वेतनभोगी पत्रकार नहीं होते हैं। ये अपनी एक निर्धारित फीस होती है इनकी, वो फीस लेते हैं और अखबारों के लिए लिखते हैं। लेकिन इनके पास में भी इनका परिचय पत्र होना चाहिए सरकार द्वारा जारी, ताकि ये किसी भी समाचार पत्र के लिए सूचना जुटा सकें कहीं पर भी जाकर के। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है? टोटल हमने प्रत्येक चैप्टर से लिए हैं, इसलिए आपको एक बार इसी टाइप के सारे प्रश्न आ रहे हैं। बाद में थोड़ा टॉपिक चेंज होगा, अलग जो प्रश्न है वो भी आपको मिलेंगे। तो इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की बहुत ही गहराई से छानबीन की जाती है। छानबीन के आधार पर किसी घटना, समस्या अथवा मुद्दे से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जो बातें होती है उनको सामने लाया जाता है, तो वो इन डेप्थ रिपोर्ट होती है। मतलब पहले से चीज़ें सार्वजनिक है लेकिन गहराई से उनकी छानबीन नहीं की गई होती है, तो उन तथ्यों की जो सार्वजनिक है पहले से ही उनकी गहनता से छानबीन की जाती है और जो भी तथ्य, मुद्दे जो सामने आते हैं उसको फिर महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उनको सार्वजनिक किया जाता है। नेक्स्ट है, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए काव्य में रसों के उत्कर्ष को जो बढ़ाने में सहायक होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। यह है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। तो इस तरीके से 3 काव्य गुण माने गए हैं। प्रश्न अगर बनता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि काव्य में रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले
जो गुणधर्म होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए ओज गुण कहाँ होता है कि जब किसी काव्य को पढ़ करके मन में उत्साह या जोश उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर ओज गुण होता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखो लिखा हुआ है कि जब तक है लक्ष्मण महावाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक, में भल सैन्य, वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। तो ये भगवान राम जी की सेना के बारे में कहा गया है कि सेना में किस भाग का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो एक प्रकार से ये जोश उत्पन्न करने वाला है कि जिसकी सेना में ये नायक जो है उस सेना के हिस्से का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो सेना हारने वाली नहीं है। तो एक प्रकार से ये ओज गुण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए प्रसाद गुण में क्या होता है कि एक सामान्यतया इजीली जो भी चीज़ें समझ में आ जाए, पढ़ते ही समझ में आ जाए, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। और उदाहरण है कि प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक, यज्ञ अनुसरी वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए। तो जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वाले की समझ में आ जाए, कोई भी रचना जब सुनी या पढ़ी तो सुनते या पढ़ते ही अगर उसका अर्थ हमें इजीली समझ में आ जाए तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त में प्रसाद गुण शीघ्र ही व्याप्त हो जाता है। सूखी लकड़ी होती है, उसे आग के हवाले करते ही तुरंत वो आग पकड़ लेती है। तो इसी तरीके से प्रसाद गुण जो है वो पढ़ते ही इजीली समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, ओज गुण की परिभाषा दीजिए। तो आप लिखेंगे कि जिस काव्य रचना के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता का मन उत्साह से भर उठे, उसमें ओज नामक काव्य गुण होता है। उत्साह आ जाए, उसके हृदय में उत्साह का संचार हो जाए तो वहां पर ओज गुण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। अन्योक्ति का मतलब होता है एक बात कह करके दूसरी बात, मतलब एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात कही जाती है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। आपने बिहारी जी का ये दोहा सुना होगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अले कले सुबंध्यो, आगे कौन हवाल। महाराजा जयसिंह जी के बारे में ये बात कही थी। तो इस तरीके से ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण हुआ। प्रत्येक अलंकार का एक उदाहरण एक और उसकी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समासोक्ति अलंकार की परिभाषा दीजिए। मतलब समासोक्ति का मतलब क्या करना है, संक्षिप्त भाषा में अपनी बात को कहना है। तो जहां पर संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, समासोक्ति मतलब संक्षिप्त रूप में किसी बात को कहना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मीडिया की भाषा में डेस्क किसे कहते हैं। तो विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है और उस डेस्क पर उस विषय के विशेषज्ञ पत्रकार या पत्रकारों का समूह कार्य करता है, उसे मीडिया की भाषा में डेस्क कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर क्या है। तो पत्रकारीय लेखन का संबंध वास्तविक घटनाओं समस्याओं से होता है, जबकि साहित्यिक लेखन का संबंध जो है वो कल्पना से होता है, जिसमें भाव विचार और अनुभूति जुड़ी हुई होती है। पत्रकारीय लेखन समसामयिक होता है और साहित्यिक लेखन भूत भविष्य और वर्तमान से संबंध होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें जो घटना घटित होती है वही लिखी जाती है ना, इसका संबंध जो है वो वास्तविक घटनाओं से होता है, जबकि साहित्यिक लेखन में कल्पना का सहारा लिया जाता है। दूसरा होता है कि जो पत्रकारीय लेखन होता है वो समसामयिक होता है, मतलब आज जो घटनाएं घटी वही पत्र में छपती है, जबकि साहित्यिक लेखन जो होता है उसमें भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य का भी ध्यान रख करके उसका लेखन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। तो आप लिखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली की दो विशेषताएं इस प्रकार है। पहला तो है कि सबसे पहले समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है, जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। तो कम महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो बाद में लिखी जाती है, उससे कम महत्वपूर्ण उससे बाद में लिखी जाती है। तो ये इसकी विशेषता है।
है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर से कवि का क्या तात्पर्य है। इस पंक्ति का तात्पर्य समझाना है। तो देखो लिखेंगे आप इसका कि प्रातः काल होते ही सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है, वहां से सूर्य का प्रकाश छन छन करके चारों तरफ हरियाली पर फैल जाता है। उस समय प्रतीत होता है कि पेड़ की शाखाएं कमल के फूल के बीच में प्रसन्न होकर के नाच रही हैं। इस पंक्ति का भावार्थ हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पसोवा नामक स्थान की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। आपको याद होगा बृजमोहन व्यास साहब जब पसोवा गए थे तो वहां की विशेषता लिखनी है कि पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ स्थल है जहां प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा विशाल मेला लगता है जिसमें हजारों यात्री आते हैं। इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। यह भी किंवदंती थी कि सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था और अब पसोवे में व्यायामशाला और स्तूप के चिन्ह तो शेष नहीं है, परंतु पहाड़ी अभी तक वहां पर उपस्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लेखक बृजमोहन व्यास कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाए। तो आप लिखेंगे कि लेखक बृजमोहन व्यास जहां कहीं भी जाते वहां से कुछ न कुछ ऐसी सामग्री अवश्य लाते जिसे संग्रहालय में रखा जा सके। कौशाम्बी लौटते समय वे अपने साथ पसोवा गांव से कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां, सिक्के और मनके तो लाए ही थे, साथ ही साथ 20 सेर वजन वाली चतुर्मुखी शिव की प्रतिमा भी ले आए थे जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रखी थी। और आपको याद होगा बाद में गांव वाले कुछ 20 लोग स्त्री पुरुष बच्चे भी आए थे और शिव जी को भगवान को वापस लेकर के गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, पत्रकारिता लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन्हीं 4 सावधानियों को लिखिए। जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है। तो आप लिखेंगे कि पत्रकारीय लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो है आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर लिखेंगे कि लेखन में नीरसता न हो, इसके लिए मुहावरे लोकोक्ति का भी प्रयोग कहीं कहीं किया जा सकता है। और अंत में लिखेंगे कि लेखन में शुद्धता के साथ ही विचारों की तारतम्यता भी आवश्यक है। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा समाचार कहीं से और फिर दूसरा कहीं से लिखा जाए, ऐसा नहीं, एक क्रमता का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। देखिए मैंने पहले कहा था हमने हर चैप्टर से प्रश्न लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके प्रत्येक चैप्टर को हमने कवर करने की कोशिश की है। टोटल 60 प्रश्न है, अभी हमने आधे भी नहीं किए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इसमें से प्रश्न मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो देखो यमक अलंकार में क्या होता है कि जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। आपने उदाहरण सुना होगा, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बो बोराय। तो इस तरीके से कनक कनक ते 100 गुणी, तो कनक और कनक 2 बार यहाँ पे इसका रिपीटेशन हुआ, मतलब एक बार रिपीटेशन हुआ है, आवृत्ति हुई है, तो 2 बार ये शब्द आया और दोनों बार इसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण हुआ कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है और जितनी बार आवृत्ति होती है उतनी बार उसका अर्थ अगर भिन्न भिन्न है, अगर उसका अर्थ अलग है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है और इसके भी अलग अलग जो है वो कई भाग हैं। तो आप लिखेंगे उदाहरण, एक बड़ा सा अच्छा सा उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो पत्रकारों द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने हेतु लेखन के विभिन्न रूपों यथा संपादकीय, समाचार रिपोर्ट, फीचर आदि के इस्तेमाल करने को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जो पत्रकार होते हैं आम सूचना मतलब कोई भी सूचना आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो लेखन के विभिन्न जो रूप हैं, जैसे संपादकीय हो गया, समाचार हो गया, फीचर हो गया, रिपोर्ट हो गई, इनका इस्तेमाल करते हैं, उसे पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पर हम कुछ
रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी कर लेते हैं। जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए, मन में आनंद का संचार हो जाए, तो उसे उसमें कौन सा गुण होता है? तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्य यानी मधुरता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? एक तो होता है काव्य सौंदर्य का उत्कर्ष करने वाले, बढ़ाने वाले, और एक होता है अपकर्ष करने वाले यानी उसे घटाने वाले। तो उसे घटाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवैया छंद के प्रमुखतः भेद माने गए हैं। तो सवैया छंद के मुख्यतः 11 भेद माने गए हैं। राइट आंसर रहेगा इसका, लिखना है आपको 11 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में क्या होता है? पहला और तीसरा, और दूसरे और चौथे, मतलब विषम और सम जो चरण होते हैं उसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो जो पहला और तीसरा जो विषम चरण होते हैं उसमें 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरा और चौथा यानी जो सम चरण होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोरठा दोहे का होता है। तो सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है, मतलब कि उसमें सम जो चरण होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं, और उसमें विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है 34वां, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की क्या होती है भाई? तो अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, उसका रेपिटेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए इसका अगर उदाहरण देखना चाहें, मधुर मधुर मुस्कान अभी हमने देखा, इस प्रकार के और कई सारे उदाहरण हैं जो आप वहाँ पे ले सकते हैं। अगला है, उपमा अलंकार के अंग कितने हैं? तो उपमा अलंकार के भाई 4 अंग होते हैं। ठीक है, उपमा जो अलंकार है मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता देता हूँ, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, तो उपमा अलंकार के उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, पहला होता है, एक तो होता है उपमेय, एक होता है उपमेय, उपमेय, नंबर 2 होता है उपमान, 3 होता है सामान्य धर्म, सामान्य धर्म, और चौथा होता है सामान्य धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, चौथा होता है वाचक शब्द। तो ये 4 इसके अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, उपमा अलंकार हो गया। गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है, वहां पे माधुरी गुण होता है, ये अपन अभी थोड़ी देर पहले भी देख लिया है। नेक्स्ट है, मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारकों को क्या कहते हैं? तो जो मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाते हैं वो काव्य के दोष कहलाते हैं, और मुख्य या काव्य में रसों का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद के 4 चरणों में वर्ण कितने होते हैं? तो इसमें 12-12 वर्ण होते हैं, याद रखना भैया, परीक्षा में आ सकता है द्रुत विलंबित छंद। नेक्स्ट है, कविता एक कम का वर्ण विषय क्या है? तो देखिए, कविता जो एक कम है ना, कविता एक कम में कवि ने भ्रष्टाचारी लोगों की निंदा की है, और जिन लोगों को धोखाधड़ी और गलत तरीकों से धन अर्जित किया है उनकी भी कवि ने निंदा की है। इसलिए कवि जो है हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार मानता है, क्योंकि उसने धोखाधड़ी बेईमानी से जो है वो धन नहीं कमाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने धर्म उपदेशकों पर व्यंग्य किया है, क्योंकि धर्म उपदेशक ये कहते हैं कि भाई आम लोगों को धर्म के रहस्य जानने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से उन्हें घड़ी के पुर्जों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, आपका काम है केवल समय देखना, उसी तरीके से आपको रहस्य नहीं जानने हैं। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्रीनारायण चौधरी प्रेम से परिचय कहां पर हुआ था? तो आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से परिचय मिर्जापुर में हुआ था। ठीक है, मिर्जापुर जहां पर इनके पिताजी की बदली हुई थी और ये उनके पिताजी के साथ वहां पर गए थे, तो पहली बार वहीं पर उनकी मुलाकात होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना पंक्ति का आशय क्या है? तो यहां पर आपने बनारस जो हमारी कविता है केदारनाथ सिंह की, उसमें कवि कहते हैं कि क्या आपने देखा है कभी खाली कटोरों में बसंत का
उतरना। तो खाली कटोरों में बसंत का उतरना पंक्ति का आशय है भिखारियों के कटोरे भीख से भर जाते हैं। इसे कवि ने यहाँ पर खाली कटोरों में बसंत का उतरना कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कविता के प्रमुख घटक कितने होते हैं? तो कविता के 7 प्रमुख घटक होते हैं भाई, ठीक है ना, याद रखना कविता के कुल घटक होते हैं 7। नेक्स्ट प्रश्न है नाटक साहित्य की कैसी विधा है? तो नाटक जो है ये साहित्य की वह विधा है जिसे पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कहानी क्या है लिखिए। तो कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने ही सीमित क्षेत्र में पूर्ण, स्वतंत्र और प्रभावशाली होती हैं, उसे कहानी कहते हैं। नेक्स्ट है मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना का गीत कविता से लिया गया प्रश्न है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि देवसेना निराश और दुखी होकर के जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। उन्हीं क्षणों को याद करते हुए वह कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु यह मेरा भ्रम ही था, मुझे भ्रम हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना था। मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया है। मैंने जीवन की आकांक्षा रूपी जो मेरी पूंजी थी उसको कैसे लुटा दिया? जिस तरीके से भीख लुटाते हैं, भिखारियों को भिक्षा दी जाती है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी इस भूल पर पश्चाताप होता है। तो ये इस पंक्ति का भाव है। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु खरे अथवा तुलसीदास में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो देखिए अपन यहाँ पर लिखेंगे विष्णु खरे साहब का और नेक्स्ट तुलसीदास जी का और बाकी कुछ कवियों का और लेखकों का परिचय पहले हमारे पूर्व के जो वीडियोस हैं उसमें अपन कर चुके हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे भावपक्ष और कलापक्ष दो लिखे जाते हैं। भावपक्ष में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, कलापक्ष में क्या चीज़ें लिखी जाती है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो विष्णु खरे कवि, लेखक और अनुवादक हैं। कवि के रूप में वे जनता की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। अपनी कविताओं में अपनी भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली नैतिक विरोध को अभिव्यक्तता प्रदान की है। कलापक्ष में लिखेंगे कि इनकी भाषा कैसी है। तो देखो विष्णु खरे की भाषा सशक्त और वर्ण विषय के अनुकूल है। आपने तत्सम शब्दों के साथ ही बोलचाल के प्रचलित शब्दों को अपनाया है। आपने मुक्त छंद को अपनाया है और जो अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं उनको अपनी कविताओं में स्थान दिया है। तो कलापक्ष में क्या होता है, एक तो भाषा की विशेषता, भाषा कैसी है, उसमें छंद और अलंकारों का जो प्रयोग हुआ है वो इसमें लिखा जाता है। और जो भावपक्ष होता है उसमें कथ्य, रस और विचार, ये 3 शब्दों का वर्णन इसमें किया जाता है। ठीक है, भावपक्ष और कला। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे इस प्रकार के जो साहित्यिक परिचय वाले जो प्रश्न आते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि इसके 2 पक्ष लेने होते हैं। एक तो इसका लिया जाता है भाव पक्ष, एक तो लिया जाता है उसका भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या होता है, 3 चीज़ें ली जाती है। भाव पक्ष में 3 चीज़ें ली जाती है। एक लिया जाता है कथ्य। कथ्य का मतलब होता है कि एक लिया जाता है कथ्य। कथ्य का मतलब होता है कि मुख्य विषय क्या है, आखिर कहना क्या चाहता है, उसका संदेश क्या, मुख्य संदेश। दूसरा होता है इसका इसमें आता है रस, ठीक है, और तीसरा होता है इसमें विचार। तो ये 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। उसके बाद में होता है कला पक्ष आता है। तो कला पक्ष में क्या होता है भाई, कला पक्ष में तो इसमें भी 3 चीज़ें ली जाती है। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें, एक तो भाषा की विशेषता, तो एक तो होता है भाषा कैसी है, तो भाषा की विशेषता ली जाती है। ठीक है, भाषा की विशेषता, और एक लिया जाता है इसमें छंद लिए जाते हैं भाई। एक छंद का वर्णन होता है, फिर होता है इसमें अलंकार का वर्णन। तो ये कला पक्ष और भाव पक्ष में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ। तो मरु प्रदेश और अन्य कविता, ये टी.एस. इलियट इंग्लिश के एक महान कवि हुए थे, डेजर्टेड विलेज करके इनकी रचनाएं थी, उसका इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, टी.एस. इलियट की कविताओं का अनुवाद किया है, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। एक गैर रोमानी समय में, फिर खुद अपनी आँख से, और सबकी आवाज़ के पर्दे में, और पिछला बाकी, ये इनका कविता संकलन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है 48वां।
संभव की कौन सी मनोकामना परिणाम लेकर आई थी जिस परिणाम से वह बहुत खुश हो गया था। तो आपको याद होगा कि संभव जब देवी माता के मंदिर से जब नीचे उतरता है तो मंदिर में एक धागा बांध करके आया था। तो पारो को अपने सम्मुख देख संभव के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया। वह कुछ देर पहले ही इसी लड़की को पाने और देखने की चाहत में मनसा देवी के मंदिर में धागा बांध करके आया था। वह मन्नत मांगकर मंदिर से बाहर ही निकला था कि वह लड़की देवी के मंदिर के बाहर मिल गई थी। वह पारो को देखकर प्रसन्न हो उठा। उसको लग रहा था कि आज उसकी मनोकामना खूबसूरत परिणाम लेकर के आई है। तो ये उसकी मन्नत थी और ये मन्नत उसकी परिणाम लेकर के आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 49वां, पंचवटी की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि पंचवटी प्राकृतिक रूप से सुंदर स्थान है। पंचवटी जहाँ पर कवि ने कहा है ना कि पंचवटी के दर्शन मात्र से सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस तरीके से भगवान शिव के दर्शन मात्र से सब क्लेश दूर हो जाते हैं, उसी तरीके से पंचवटी का वर्णन कवि ने किया है। यहाँ पे लिखा है कि जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत रहते हैं, जो भी यहाँ निवास करता है वह इन साधु संतों का सत्संग करके जीवन मुक्त हो जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा अपूर्व है। यह गुणों में भगवान शंकर के समान है। जो भी यहाँ रहता है उसके दुख अनायास मिट जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अनायास ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा पंचवटी का वर्णन भाई कवि ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 50वां, असगर वजाहत अथवा फणेश्वर नाथ रेणु में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे रेणु साहब का, फणेश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय। रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। आपने देखा होगा इनकी पहलवान की ढोलक और इनकी जो कथा है, दोनों जो हमने देखी हैं उसमें बिल्कुल आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है। इन्हें आंचलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाया है। इनकी रचनाओं की विषय वस्तु अंचल विशेष के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। उसके बाद लिखेंगे इनकी भाषा। रेणु जी की भाषा अत्यंत सशक्त और संवेदनशील है। इसमें संप्रेषणीयता और भावानुकूलता है। उनकी भाषा में आंचलिक शब्दों और मुहावरों का प्रयोग हुआ, इसलिए तो इन्हें आंचलिक कथाकार माना जाता है। शैली की बात करेंगे तो कथाकार होने के कारण रेणु जी ने वर्णनात्मक शैली को आधार बनाया है। कुछ स्थलों पर इन्होंने आत्मकथन शैली को भी अपनाया है। इसके साथ ही यत्र तत्र व्यंग्य शैली का प्रयोग भी दर्शनीय है। इस शैली का पैनापन गहरा प्रहार करने वाला है। अभावों से पीड़ित जन की बेबसी और कष्टों के प्रति गहरी संवेदना के कारण ही वह आधुनिकता से दूर ग्रामीण समाज का सशक्त, प्राणवान और यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर सके हैं। उनकी रचनाओं में संवाद शैली का प्रयोग भी दर्शनीय है। और इनकी प्रमुख कृतियां आप देखेंगे कि इनकी प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। उपन्यास में लिखा है इन्होंने मेला, आंचल और परती परिकथा। कहानियों की बात करें तो इनमें ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये इनकी जो है वो जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास पोटली खोलकर किस तरह पछता रहा था। तो आपको याद होगा कि सूरदास ने पोटली खोली, मतलब उसकी जब झोंपड़े में आग लगी तो उसकी पोटली जब वो चुरा करके चला गया था बहरिया, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे पछता रहा है। तो देखो लिखेंगे कि रुपयों की पोटली के जल जाने से सूरदास को बहुत दुख हुआ। अब हालांकि रुपयों की पोटली जली नहीं थी, उसे बहरा लेके चला गया था। उसे खोकर वह बहुत पछता रहा था। वह सोच रहा था कि उसे आग लगने के बारे में अगर पता होता तो वह यहीं पर सोता। यदि किसी के द्वारा आग लगाने की आशंका उसे होती तो वह पोटली पहले से ही निकाल लेता। 500 रुपए से कुछ ऊपर ही थे। न गया मतलब स्थान विशेष है ना, जहाँ गया जाते ना पितरों को पिंड कराने के लिए, तो वहां पर पिंडदान कर सका और न ही मिठुआ की शादी ही कर सका। बहू के हाथ की बनी 2 रोटियां खाने की साध जो है वो भी उसकी पूरी नहीं हुई। तो इस तरीके से उसके मन में पछतावा था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वतारोहण संस्थान से क्या तात्पर्य है। तो आप लिखेंगे कि पर्वतारोहण संस्थान उस संस्थान को कहते हैं जो पर्वत पर चढ़ने की इच्छा रखने वालों को पर्वत पर चढ़ने की कला सिखाते हैं। इसके लिए इन संस्थानों में पर्वत पर चढ़ने की कला में दक्ष व्यक्ति पर्वत पर चढ़ने की कला सिखाते हैं। इसमें ये लोग पत्थरों, खूंटियों, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीज़ों की मदद लेते हैं। अब तो पर्वतारोहण शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान पा चुका है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बचेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम जो है वो प्रसिद्धि
ले चुका है, प्रसिद्ध नाम है इनका बचेंद्र पाल और संतोष यादव का। नेक्स्ट प्रश्न है 53, अपना मालवा पाठ के आधार पर खाऊ उजाड़ू सभ्यता का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि वर्तमान सभ्यता मनुष्य को प्रकृति से दूर ले जा रही है। अमेरिका आदि देशों के विशाल उद्योगों में होने वाला उत्पादन विश्व के अन्य देशों में बिकता है, जो वहां की आर्थिक और सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट कर रहा है। इससे पूंजीवादी शोषण बढ़ रहा है तथा लोगों में गरीबी बढ़ रही है। यह सभ्यता लोगों की सुख शांति को खाए जा रही है और उनकी धरती के सौंदर्य और उर्वरापन को उजाड़ रही है। यह मानव जाति को भीषण विनाश की ओर ले जा रही है। तो इस तरीके से खाऊ उजाड़ू सभ्यता के बारे में लेखक ने इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया है। अगला कथन है, सूरदास रुपयों की थैली को अपना स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं हुआ। जब उसको जगधर ने आकर के कहा कि तेरी रुपयों की थैली जो है वो भैरों के पास है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, वो थैली मेरी नहीं है। क्यों मना किया था? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि सूरदास झोंपड़ी में आग लगने के बाद रुपयों के लिए अत्यंत व्याकुल था, परंतु वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि भैरों के पास जो रुपयों की थैली है वह उसकी झोंपड़ी से चुराई गई है। वह जानता था कि रुपयों को अपना मान लेने से उसकी बदनामी होगी। लोग सोचेंगे कि एक अंधे भिखारी के पास 500 रुपये कहाँ से आए। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात न थी जितनी धन संचय और मतलब धन इकट्ठा करना उसके लिए लज्जा की बात थी, जबकि गरीबी उसके लिए लज्जा की बात नहीं थी। उसके लिए यह बात पाप करने से कम अपमानजनक नहीं थी, इसलिए वो उस पोटली को अपना मानने को तैयार नहीं था। वो उस पोटली को ये कहने के मैं तैयार नहीं था कि वो पोटली मेरी है। अब अपन करेंगे एक सप्रसंग व्याख्या। यहाँ पर हमने पद्यांश लिया है, इसको पढ़ेंगे और उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। लिखा है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो सबसे पहले अपन करेंगे इसमें संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे विशेष। तो सबसे पहले संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति अरे ओ करुणा प्रभामयी से ली गई है। आप चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर दीजिए और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो संदर्भ में 2 चीजें लिखनी, आपको चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम। फिर प्रसंग में लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि अज्ञेय ने समुद्र से अलग हुई बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। फिर व्याख्या, तो व्याख्या में इसकी पूरी की पूरी व्याख्या करनी है कि भाई कवि ने एक दिन समुद्र के किनारे जो पानी जब टकराता है, लहरें जो टकराती है किनारे से, तो उसमें से जो पानी जब उछलता है तो वहाँ से एक बूंद को सागर की लहरों से झाग, कवि कहता है कि बूंद सागर की लहरों के झाग से उछल करके अलग हुई और पुनः उसी में समा गई। संध्याकालीन सूर्य की किरणें लाल दिखाई दे रही थी, वह बूंद भी उन किरणों का संपर्क पाकर के लाल हो गई और झिलमिलाने लगी। वह बूंद क्षणिक थी, किंतु उसकी क्षण भंगुरता निरर्थक नहीं थी। उस बूंद के उछलकर पुनः सागर में विलीन होने के दृश्य को देख करके कवि के मन में एक दार्शनिक भावना जागृत होती है कि व्यक्ति बूंद और सागर समाज के समान है। जिस प्रकार बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। बूंद का सूर्य किरणों से प्रकाशित होकर चमकना और पुनः समुद्र में विलीन होने को देख करके कवि को आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता निराकार और अखंड है, जीव खंड हैं। कवि को उसमें भी अखंडता के दर्शन होते हैं, सत्य के दर्शन होते हैं। वह अनुभव करता है कि मानव जीवन के क्षण सार्थक हैं जो विराट के साथ विलय होने पर व्यतीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन लेंगे अगला प्रश्न है। आप पिछले वाले प्रश्न में विशेष भी अगर लिखना चाहें तो 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं वहाँ पे। अगला है 56वां प्रश्न है हमारा, बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद ने क्या क्या शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे और क्यों? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिएगा। तो आप सब जानते हैं कि बड़ी बहुरिया का संदेश लेकर के जब हरगोविंद उसके मायके जाता है तो हरगोविंद ईमानदार और दृढ़ प्रतिज्ञ है।
प्रथमतः तो वह बड़ी बहू के संदेश को लेकर बहुत मानसिक उलझन में हो गया। अगर वह संवाद ज्यों का त्यों देगा तो गांव की बहुत बेइज्जती होगी। संवाद दिए बिना वहां से लौटते समय राह खर्च पास में न होने पर भी उसने बड़ी बहू के मायके से राह खर्च नहीं लिया, मतलब किराया जब नहीं था उसके पास, और जब उसके भाई ने, बड़ी बहू के भाई ने कहा कि भाई किराया ले लीजिए, उसने नहीं लिया था। यद्यपि बड़ी बहू के भाई ने राह खर्च के लिए पूछा था। कटिहार तक तो वह टिकट लेकर आ गया क्योंकि उसके पास पैसे थे, पर आगे की यात्रा के लिए पैसे न थे, अतः वह 20 कोस पैदल चलकर भूखा प्यासा अपने गांव पहुंचा। उसने बिना टिकट रेल यात्रा करना उचित नहीं समझा। उसके पास बड़ी बहू के मांझी द्वारा भिजवाया गया बासमती धान का चूड़ा था, पर वह उस अमानत में से कैसे खा सकता था। भूख प्यास और थकान से बेहाल होकर जब वह गांव पहुंचा तो बेहोश हो गया। यह सब अपने गांव की बड़ी बहू के लिए किया क्योंकि वह उसका बहुत आदर करता था। तो इस तरीके से उसने बड़ी बहुरिया के लिए भूख प्यास से परेशान हुआ, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 57वां, यह दीप अकेला कविता का मूल भाव लिखिए। तो आप लिखेंगे कि जो दीपक अकेला है वह दीपों की पंक्ति की अपेक्षा एक लघु इकाई है, फिर भी वह कंपित नहीं होता। वह अपनी लौ को ऊपर करके गर्व के साथ जलता है और उसका अपना एक महत्व है, अपना पृथक अस्तित्व है, इसलिए अकेलेपन में भी सुशोभित है। उसका जलना सार्थक है, उसका जलना समूह के लिए विशेष महत्व रखता है, वह समाज के लिए आत्मत्याग है, लघु है। दीपक उसी का प्रतीक है। लघु मानव समाज का अंग होकर भी अपना एक विशिष्ट अस्तित्व रखता है। लघु मानव समाज के किस अंग के साथ जुड़े इसका निर्णय वह स्वयं करता है। तो वही देखिए, आप इसे पढ़ लीजिए। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से 2-3 प्रश्न और भी हैं। तो हम 100 बार बनाएंगे इस कथन के आलोक में उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जो हमें सूरदास में प्राप्त होते हैं। या फिर इसका दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप लिखेंगे इसके बारे में, ये लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। उसकी जो चारित्रिक विशेषता आप लिखेंगे वो एक तो ये कि बड़ा दृढ़ निश्चय था। भाई सूरदास जो है वो कैसा व्यक्ति था? ये दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। सूरदास भिखारी होते हुए भी दृढ़ निश्चय है। उसकी झोंपड़ी को द्वेषवश भैरव द्वारा जला दिया जाता है और रुपए चुरा लेता है। सूरदास बहुत दुखी है और उसमें निश्चय की कमी नहीं है। नेक्स्ट है बालोचित सरलता। फिर आप लिखेंगे कर्मठ और उदास, और फिर लिखेंगे सहनशील। तो ये उसकी कुछ चारित्रिक विशेषता हैं, ये गुण आप उसमें लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा और परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो आप लिख दीजिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न आ सकता है। 59वां प्रश्न है 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। कैसे इस कथन का अभिप्राय कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा और इसको आप अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। मैं इसको रोक रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए, या वीडियो को रोक करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा आज की इस क्लास का, श्री राम के अश्वों की किससे तुलना की गई है और क्यों? संक्षेप में लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि श्री राम के वन गमन से न केवल अयोध्यावासी बल्कि उनके घोड़े भी दुखी हैं। उनकी माता कौशल्या कहती हैं कि यद्यपि तुम्हारे यहाँ पर न होने से भरत तुम्हारे घोड़ों की 100 गुनी देखभाल करते हैं क्योंकि वह तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बिना ये घोड़े इस प्रकार दिनों दिन दुर्बल होते जा रहे हैं जैसे पाला पड़ने पर कमल के फूल दिनों दिन मुरझा जाते हैं। यहाँ राम के अश्वों की तुलना पाले से मुरझाए हुए कमलों से की गई है। पाला जो पड़ता है ठंड में, सर्दी की ऋतु में, उस समय वो जो कमल के जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, तो उन मुरझाए हुए कमलों के फूल से यहाँ पे राम के घोड़ों की तुलना की गई है। तो ये हमने देखे हैं 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा। इसमें से आपको निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और आपकी जो मेहनत है वो निश्चित रूप से रंग लाएगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।